नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आर्ट एकेडमी के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं बात फिर से 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 3, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो पहला प्रश्न है, समकालीन विश्व से आप क्या समझते हैं। 1950 से लेकर अब तक का समय समकालीन विश्व का समय कहलाता है। यानी कि 1950 के बाद जो भी घटनाक्रम अब तक घटे, चाहे वो शीत युद्ध का दौर हो, चाहे वो सोवियत संघ का बिखरना हो, या प्रथम खाड़ी युद्ध हो, या फिर भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था बनना हो, कुल मिलाकर 1950 से लेकर अब तक का समय समकालीन विश्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक ध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 1990 के बाद यूएसएसआर बिखर गया, यानी कि अब शीत युद्ध समाप्त हो गया। जो विश्व पहले दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट के समाप्त होने से पूरे विश्व पर केवल एक ही देश का वर्चस्व स्थापित हो गया, जिसका नाम था अमेरिका। इस प्रकार अब पूरी की पूरी दुनिया अमेरिका के नियंत्रण में थी, अमेरिका के वर्चस्व में थी। यानी कि अमेरिका ही विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था। इस घटना को ही या इस स्थिति को ही एक ध्रुवीय अवस्था कहा जाता है। 1990 में सोवियत संघ के बिखरने से अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया। इस घटनाक्रम को ही एक ध्रुवीय अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में अमेरिकी वर्चस्व से आप क्या समझते हैं। वर्चस्व का अर्थ है दादागिरी, दबदबा, और ये तीन प्रकार से होता है, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और सांस्कृतिक रूप से। अमेरिका आज विश्व का एक ऐसा देश है जहां सभी युवा जाना चाहते हैं। अमेरिका की करेंसी सबसे बड़ी करेंसी है, पूरे विश्व का व्यापार डॉलर में होता है। उसके अलावा आज सभी लोग अमेरिकी कल्चर यानी जीन्स कल्चर को अपनाना चाहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका का आज पूरे विश्व में दबदबा है और यही अमेरिकी कल्चर है, इसको ही अमेरिकी वर्चस्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, युद्ध अपराध किसे कहते हैं। युद्ध का सामान्य अर्थ है जब दो या दो से अधिक देश सेनाओं के माध्यम से रक्तपात करते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं, बम विस्फोट करते हैं, तो यह घटनाक्रम युद्ध कहलाता है, युद्ध यानी कि वॉर। परंतु जब कोई देश, किसी देश की सेना आम जनजीवन को, वहां के नागरिकों को या युद्ध बंदियों पर हमला करती है, जानबूझकर रिहायशी इलाकों में विस्फोट करती है, जिससे बड़ी मात्रा में जान माल की हानि होती है, तो ऐसी घटनाओं को युद्ध अपराध की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 1990 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। ये हमला ऐसा था कि अमेरिका ने घर बैठे इराक को नेस्ता नाबूद कर दिया। हालांकि इसमें इराक ने कुवैत पे हमला किया था। इराक को निकालने के लिए, इराक को समझाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, परंतु इराक ने कुवैत को मुक्त नहीं किया। उसके बाद 34 देशों की मिलीजुली सेनाओं ने इराक पे हमला किया और इस हमले में 75% सैनिक अमेरिकी थे। अमेरिका ने बिना इराक की जमीन पर गए अपने बमों से, स्मार्ट बमों से कुवैत को मुक्त करा लिया। और इस हमले के बाद जब इराक हार गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस व्यवस्था को नई विश्व व्यवस्था कहा गया। इस प्रकार नई विश्व व्यवस्था का अर्थ है कि अब पूरे विश्व में, पूरे संसार में अमेरिका की दादागिरी चलेगी। इसको ही नई विश्व व्यवस्था के नाम से जाना गया। अमेरिका ने कहा कि अब किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा अर्थ था कि अब सबको अमेरिका से डरने की जरूरत है। और ये पंक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा और इसको नई विश्व व्यवस्था के नाम से पुकारा गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध से आप क्या समझते हैं। 1990 के दशक में 1990 के दशक में इराक ने अपने पड़ोसी मुल्क कुवैत पर कब्जा कर लिया और इराक ने केवल कुछ चंद घंटों में ही पूरी तरह से कुवैत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। हालांकि विश्व के अनेक देशों ने इराक को समझाने का प्रयास किया कि ये सही नहीं है, कुवैत एक अलग कंट्री है, उसकी स्वतंत्रता पर दबाव मत बनाओ, परंतु इराक ने किसी की नहीं सुनी। आखिरकार
यूएसए ने आनन फानन में 34 देशों की एक लंबी चौड़ी 3,60,000 सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की। इसमें लगभग विभिन्न देशों की सेनाएं शामिल थीं और इसके 75% सैनिक अमेरिकी थे। इस विशाल सेना ने इराक पर हमला कर दिया और इस हमले में इराक कुछ ही घंटों में तबाह हो गया। इस घटनाक्रम को प्रथम खाड़ी युद्ध का नाम दिया जाता है, फर्स्ट गोल्फ वॉर का नाम दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका पर कितने देशों की सेनाओं ने हमला किया? प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक पर अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेनाओं ने हमला किया। अगला प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। अगला प्रश्न है, स्मार्ट बमों से आप क्या समझते हैं? स्मार्ट बमों का अर्थ है वे बम जो आसानी से कहीं पर भी फोड़े जा सके, दागे जा सके। अमेरिका ने इराक पर हमले के समय 1990 में इन्हीं बमों का प्रयोग किया। उसने केवल मिसाइलों के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से इराक में बमबारी की और बिना अपना कोई सैनिक खोए इराक को मिनटों में हरा दिया। और न केवल हराया बल्कि पूरे विश्व को युद्ध का आंखों देखा हाल भी दिखाया। इस घटनाक्रम को ही स्मार्ट बम कहा जाता है, यानी कि अमेरिका ने इराक पर स्मार्ट बमों के माध्यम से विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार क्यों कहा जाता है? इराक और अमेरिका दोनों ही अलग अलग देश हैं। अमेरिका विश्व शक्ति है और इराक एक छोटा सा देश है, परंतु उसके बावजूद 1990 में इराक के विरुद्ध बहुत बड़ा युद्ध किया गया, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में अमेरिका ने पूरे विश्व को पूरा का पूरा युद्ध लोगों को टीवी पर दिखाया और लोगों ने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा। इसलिए इस युद्ध को वीडियो गेम वार या लाइव वार के नाम से जाना जाता है। यानी कि अमेरिका ने न केवल इराक को हराया बल्कि पूरे विश्व को अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और ये बताया कि यदि हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम घर बैठे उसे नष्ट कर सकते हैं, और उसने डर की स्थापना भी की। इसलिए इराक का प्रथम खाड़ी युद्ध प्रथम वीडियो गेम वार भी कहलाता है, स्मार्ट गेम वार भी कहलाता है और इसे स्टार वार के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बने। कौन बने? बिल क्लिंटन। हमारा अगला प्रश्न है, अल कायदा से आप क्या समझते हैं? अल कायदा किसे कहते हैं? अल कायदा संगठन एक आतंकवादी संगठन है जिसका सरगना ओसामा बिन लादेन था। अल कायदा संगठन ने ही 9/11 में अमेरिका में हमला किया था। इस आतंकी हमले को अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा हमला बताया जाता है। इसमें लगभग 3,000 अमेरिकी मारे गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, आतंकवाद किसे कहते हैं? आतंकवाद शब्द 2 शब्दों से बना है, आतंक और वाद। आतंक का अर्थ है भय, डर, और वाद का अर्थ है विचारधारा। एक ऐसी विचारधारा जो आम लोगों में डर फैलाकर आतंक का प्रसार करके अपनी बातों को मनवाती है, आतंकवाद कहलाती। इसे अंग्रेजी में टेररिज्म कहा जाता है। जब कोई मानवीय समूह, जब कोई आतंकी संगठन आम जनता में बम विस्फोट करके, अंधाधुंध गोलियां बरसाकर, हवाई जहाज को हाईजैक करके, बस को अगवा करके सरकार पर दबाव डालती कि उन्हें ये बात माननी पड़ेगी, तो ऐसी घटनाओं को आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। आतंकवाद कई प्रकार का होता है, जैसे आपका शहरी आतंकवाद, ग्रामीण आतंकवाद, उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद इत्यादि। कुल मिलाकर एक ऐसी विचारधारा जो लोगों में भय उत्पन्न करके, डर उत्पन्न करके अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करती है, आतंकवाद कहलाती है। अगला प्रश्न है, 9/11 की घटना से आप क्या समझते हैं? इसे 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इसको ही 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है।
अलकायदा के आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाज हाईजैक किए। इनमें से 2 हवाई जहाज अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए। उसमें से एक हवाई जहाज पेंटागन के रक्षा मंत्रालय टकराया और एक हवाई जहाज खेतों में क्रैश हो गया। इस आतंकी हमले में लगभग 3000 अमेरिकी मारे गए और 1776 से लेकर अमेरिका के अब तक के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना थी जिसमें किसी आतंकवादी ने या किसी आतंकवादी संगठन ने इतने बड़े तादाद पर अमेरिकियों को हानि पहुंचाई हो। कुल मिलाकर अल-कायदा के आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाजों की मदद से एक बड़ा भारी हमला किया। इस हमले में उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नष्ट हो गए, उनके रक्षा मंत्रालय पर हमला किया गया और एक हवाई जहाज निष्फल हो गया और कुल मिलाकर इस हमले में 3000 अमेरिकी मारे गए और पूरे विश्व को एक बुरा संदेश गया। इस पूरी घटना को ही 9/11 या 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्चस्व किसे कहते हैं? वर्चस्व का शाब्दिक अर्थ है दबदबा, दादागिरी। किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस प्रकार करना और अन्य लोगों को ये मानने के लिए मजबूर करना कि वो उसके अलावा किसी और की बात नहीं मानेंगे या उसके सामने उन्हें झुकना पड़ेगा, तो इसको ही वर्चस्व या दादागिरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी वर्चस्व के 3 रूप कौन से हैं? अमेरिकी वर्चस्व के 3 रूप हैं। नंबर 1 है आर्थिक, नंबर 2 सांस्कृतिक और नंबर 3 सैन्य। आर्थिक का अर्थ है आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है। विश्व का सारा व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है और सभी घटनाओं को, आर्थिक घटनाओं को अमेरिका कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। इसलिए अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, इसीलिए अन्य देशों को उसके सामने झुकना पड़ता है। नंबर 2 सांस्कृतिक वर्चस्व। अमेरिका का जीन्स कल्चर, अमेरिका का हिप हॉप कल्चर, उनका कोका कोला, उनका मैगडी। आज प्रत्येक युवा जीन्स पहनता है, प्रत्येक युवा अंग्रेजी गाने सुनता है और प्रत्येक युवा अमेरिका जाने की इच्छा रखता है। कुल मिलाकर विश्व के सभी देशों के लोग कहीं ना कहीं अमेरिकी कल्चर से, मैगडी कल्चर से अत्यधिक प्रभावित हैं। इसलिए अमेरिका सांस्कृतिक रूप से भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और लोगों को आकर्षित करता है। तीसरा है सैन्य रूप में। अमेरिका ना केवल नाटो का सरगना है बल्कि वीटो पावर भी उसके पास है। विश्व के सर्वाधिक परमाणु हथियार उसके पास हैं और विश्व के 12 शक्तिशाली देश जितना पैसा अपने सैन्य पर खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा अकेला यह अपनी सेना पर खर्च करता है। अमेरिका के पास सबसे मजबूत सेना है, सबसे आधुनिक हथियार हैं और साथ ही साथ इसने अपने मनचाहे तरीके से अपने दुश्मन पर हमला किया है। कुल मिलाकर आज अमेरिका आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सैन्यगत रूप से सभी देशों पर भारी है और सभी देशों को वो अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। इसीलिए पूरे विश्व पर अमेरिकी वर्चस्व स्थापित है। अमेरिकी वर्चस्व के 3 रूप हैं। नंबर 1 आर्थिक रूप, नंबर 2 सांस्कृतिक रूप और नंबर 3 सैन्यगत रूप। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट का अर्थ है सूचनाओं का जाल, एक ऐसा जाल जो पूरे विश्व को सूचनाओं के रूप में जोड़ता है। 1950 में अमेरिका ने इसका प्रारंभ किया और अमेरिका की रक्षा मंत्रालय इंटरनेट की खोज की और आज इंटरनेट से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल, ये सभी सूचनाओं का प्रसार सूचनाओं के माध्यम से जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं उन सभी का एकमात्र स्रोत इंटरनेट है। हम कह सकते हैं कि इंटरनेट की खोज रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम के रूप में हुई थी, परंतु बाद में इसे दुनिया के लिए समर्पित कर दिया गया और आज इंटरनेट सूचनाओं का भंडार है, इसके बिना दुनिया अधूरी है। अगला प्रश्न है, WWW की फुल फॉर्म क्या है? WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। पूरी दुनिया इसी के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, MBA की फुल फॉर्म क्या है? MBA अमेरिका की ढांचागत शक्ति का एक प्रतीक है। MBA एक कोर्स है जिसकी फुल फॉर्म है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका पहला देश है जिसने व्यवसाय को एक विषय के रूप में पढ़ाना शुरू किया था। विश्व का पहला MBA स्कूल कहाँ खुला? विश्व का पहला MBA स्कूल अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खुला था।
जीन्स कल्चर से आप क्या समझते हैं? जीन्स अमेरिका की पहचान है। आज विश्व के सभी लोग जीन्स पहनना पसंद करते हैं और अमेरिकियों जैसा दिखना चाहते हैं, अमेरिकियों जैसा बनना चाहते हैं। तो विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की पहचान या विश्व पर अमेरिकी कल्चर का प्रभाव जीन्स कल्चर कहलाता है। जीन्स कल्चर का अर्थ है मैकडी कल्चर, फास्ट फूड कल्चर या वेस्टर्नाइजेशन। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की सिलिकॉन वैली में कितने लाख भारतीय काम करते हैं? अमेरिका की सिलिकॉन वैली में लगभग 3 लाख भारतीय काम करते हैं। अगला प्रश्न है, बैंड वैगन की नीति से आप क्या समझते हैं? बैंड वैगन की नीति है छुपा लेने की नीति। जब हम जानते हैं कि हम किसी बड़े देश का विरोध नहीं कर सकते हैं या उसका बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, तो वे छोटे छोटे देश बड़े देशों का विरोध ना करके उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनसे लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। तो इस नीति को बैंड वैगन की नीति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। SLOC की फुल फॉर्म क्या है? SLOC की फुल फॉर्म सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। और आज का हमारा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, अमेरिकी सैन्य वर्चस्व की व्याख्या कीजिए। अमेरिका के सैन्य वर्चस्व की व्याख्या कीजिए। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, विश्व की सबसे बड़ी सेना इसके पास है, विश्व के सर्वाधिक परमाणु हथियार इसके पास हैं, नाटो का अध्यक्ष अमेरिका है और उसके अलावा विश्व के जितने बड़े 12 देश हैं वे सभी कुल जितना खर्च करते हैं उससे अधिक पैसा अमेरिका अकेला खर्च करता है अपनी सेना पर। इस प्रकार अमेरिका की सेना विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।